ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे सनी के हाथ पांव ठंडे हो गए। रोहित की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। रोहित ने अपनी प्लेट से नाश्ते का निवाला अपने मुंह में रखते हुए कुछ देर तक अपना निवाला चबाते हुए सनी की ओर देखा। सनी को अंदाजा हो गया था कि रोहित को सनी की फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका था। सनी ने भी बचपन से लेकर आज तक सिर्फ रोहित को ही अपना आइडल माना था। परिवार वाले भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि सनी जितना अपने माँ बाप से नहीं डरता था, उससे कई ज्यादा वो रोहित से डरता था। सनी के गेमिंग की आदत से परेशान होकर सनी के माँ बाप ने भी सनी को रोहित के ही हवाले कर दिया था। और जब से सनी टीनेजर था तब से लेकर अब तक सनी ज्यादातर वक्त अपना रोहित के साथ ही बिताता था। कुछ ही महीनों पहले जब सनी की उम्र 22 साल की हुई तब रोहित ने सनी को काफी डांट फटकार लगाकर सनी को उसकी गेमिंग की आदत हमेशा को छोड़ने के लिए उससे कहा। हालांकि रोहित से डांट फटकार सुनने के बावजूद भी सनी छुप छुप कर गेमिंग जरूर किया करता था, मगर अब पहले से ज्यादा वो अपने करियर पर ध्यान देता था। और इसीलिए रोहित के ही कहने पर मनाली के होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की जिम्मेदारी सनी ने अपने कंधे पर उठा ली थी। डरी हुई और कांपती हुई आवाज में सनी ने रोहित से पूछा, क्या हुआ भैया? रोहित भैया, क्या आपको कुछ चाहिए? रोहित ने सनी को इशारे से अपने पास बैठने को कहा। सनी धीरे धीरे रोहित के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। जैसे ही सनी चेयर पर बैठा, रोहित ने खाने की प्लेट सनी के सामने रखी और सनी से कहा, यहीं पर नाश्ता करके जाओ। रोहित की बात सुनकर सनी चौंक कर रोहित की ओर देखने लगा। रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाने लगी थी। अब तक तो बच्चे भी अच्छी तरह से जान चुके थे। शर्मिला के उपवास की बात सुनकर सनी भी आज के दिन उपवास रखने के बारे में सोच रहा होगा। बच्चों और रोहित के सामने सनी की अच्छी खासी क्लास लग गई थी। वहीं अनिका इन सब बातों से बेहद दूर थी। अनिका भले ही डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार के साथ बैठी थी, मगर अनिका का मन किसी और उलझन में फंसा हुआ था। तभी अचानक रोहित ने भारी आवाज में सनी से पूछा, ये शर्मिला कितने दिनों से काम कर रही है हमारे होटल में? रोहित की बात का सीधा सीधा जवाब देते हुए सनी ने कहा, 3 महीने हो गए भैया। सनी का जवाब सुनते ही रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सनी से कहा, और इसका इंटरव्यू किसने लिया था? मेरा मतलब है, क्या किसी एजेंसी के थ्रू ये हमारे होटल में दाखिल हुई थी या तुमने पर्सनली इसका इंटरव्यू लिया था? इस बात का जवाब देते हुए सनी ने मन ही मन कुछ देर कुछ याद करने के बाद रोहित से कहा, नहीं, दरअसल शर्मिला कुछ दिनों के लिए जूली के बदले काम करने आई है। सनी का जवाब सुनकर रोहित हैरान हो गया। सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया, हमारे फ्रंट डेस्क रिसेप्शन पर एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था जूली। जूली मैटरनिटी लीव पर गई तब जूली ने शर्मिला का नाम रिकमेंड किया। रोहित ये बात सुनकर हैरानी से सनी की ओर देखने लगा। तभी सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर भैया, मैंने खुद उसका इंटरव्यू लिया था। मुझे लगा कि इस लड़की में कुछ बात है। काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी। और भैया, इसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी है। गेस्ट के साथ किस तरह से बात करते हैं, कोई गेस्ट अगर हमारी किसी भी सर्विस से किसी भी वजह से नाराज हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी बातें वो बखूबी जानती है। और भैया, सच कहूँ तो शर्मिला जूली से काफी ज्यादा बेहतर है। भैया, मैंने तो फैसला भी कर लिया है कि जूली जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी तब मैं शर्मिला को नौकरी से नहीं निकालूंगा, बल्कि उसे प्रमोट करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगा। सनी की ये बात सुनते ही रिया ने भी सनी की बात में हामी भरते हुए रोहित से कहा, हाँ डैड, सनी चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शर्मिला दीदी वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मैं तो कहती हूँ आप उन्हें प्रमोशन देकर उन्हें मेरी चाची बना दीजिए। जैसे ही रिया ने ये बात कही, सनी जोर जोर से टेबल पर बैठकर खांसने लगा। सनी को खांसता देखकर एलेक्जेंडर और आर्यन भी मन ही मन मुस्कुराने लगे। रोहित भी सनी का रिएक्शन देखकर सनी के मजे ले रहा था। कुछ देर बाद अपनी खांसी को कंट्रोल करते हुए सनी ने कहा, भैया, मुझे लगता है कि अब आप सब नाश्ता कीजिए, खाना खाइए और आराम कीजिए।
आप और भाभी दोनों काफी थके हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको सुबह में मिलता हूँ। रोहित को ये कहने के बाद सनी अपनी जगह से खड़े होकर चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन डोर से बाहर निकलते ही सनी ने राहत की सांस ली। सनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर के ऊपर से किसी ने बहुत भारी बोझ हटा दिया था। अपने कपड़े ठीक करते हुए सनी ने वापस अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को एक हल्का सा सैल्यूट किया और प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए अलॉट की हुई स्पेशल लिफ्ट में चला गया। खाना खाने के बाद बच्चों ने रोज की तरह ब्रश किया और फिर वापस लिविंग रूम में आकर रिया ने रोहित से कहा, डैड, हम लोग बहुत थक गए हैं, हम लोग सोने जा रहे हैं। तभी आर्यन ने देखा कि अनिका अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आर्यन ने अनिका के पास जाकर कहा, मम्मा, क्या आज आप हमारे साथ हमारे बेडरूम में सोएंगी या आप पापा के साथ अपने बेडरूम में सोएंगी? हालांकि अनिका अभी भी रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हुई थी, मगर मन ही मन अनिका ने अब ये सोच लिया था कि अगर उसे रोहित के असली चेहरे तक पहुंचना है तो उसे रोहित के साथ ज्यादा वक्त बिताना होगा। अनिका रोहित को और नजदीक से जानने की कोशिश करना चाहती थी। बीती रात जब रोहित अकेला अपने बेडरूम में था और अनिका बच्चों के साथ बच्चों के बेडरूम में थी, तब रोहित ने शराब की एक पूरी बोतल खाली कर दी थी। जब सुबह अनिका ने रोहित के बेडरूम में शराब की बोतलों को और सिगार के टुकड़ों को देखा, तब अनिका अचानक ही चौंक गई थी। अनिका आज ये देखना चाहती थी कि अनिका के होते हुए रोहित का बर्ताव कैसा रहता है। इसलिए धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए अनिका ने कहा, आप लोग सो जाइए, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। बच्चे भी देख चुके थे कि अनिका जब से पुलिस स्टेशन से लौटी थी काफी परेशान थी, इसलिए बच्चे भी अब अपनी मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। तीनों बच्चों ने अनिका और रोहित को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चले गए। बच्चों के जाने के बाद प्रेसिडेंशियल स्वीट के बड़े से लिविंग रूम में अनिका और रोहित बिल्कुल अकेले थे। शायद यादाश्त लौटने के बाद ऐसी पहली बार हुआ था जब अनिका और रोहित एक ही छत के नीचे बिल्कुल अकेले एक दूसरे के साथ थे। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका ने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया था। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका के पास जाकर रोहित ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवा देता हूँ, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका ने सिर्फ नाम में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, क्या तुम मुझे मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? अनिका का ये सवाल सुनकर रोहित खुद चौंक गया। रोहित के चेहरे पर इस तरह का सरप्राइज देखकर अनिका ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सवाल शायद दुनिया का सबसे अजीब सवाल हो सकता है, मगर शायद मेरे लिए यही सवाल मुझे मेरी आने वाली जिंदगी और मेरी पिछली जिंदगी से जोड़ सकता है। रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका की जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक पूरी तरह से टूट चुकी होती। जिस इंसान का अतीत उससे छूट चुका हो, जिस इंसान को अपना वजूद ही न पता हो, रिश्ते नाते न पता हो, यहाँ तक कि जो इंसान अपना नाम तक भूल गया हो, वो इंसान अक्सर ऐसी सिचुएशन में या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस बेवजह और अनजानी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करता है। मगर अनिका ने अपने आप को बखूबी संभाल रखा था और रोहित को भी अनिका की यही क्वालिटी बेहद पसंद थी। अनिका अपना सब कुछ भुला चुकी थी, मगर अनिका की फाइटिंग स्ट्रेंथ आज भी उतनी ही मजबूत और चट्टान की तरह ऊंची खड़ी थी जितनी यादाश्त खोने से पहले थी। और अनिका की यही फाइटिंग स्पिरिट उसे दुनिया के बाकी इंसानों से अलग बनाती थी। अनिका को देखकर रोहित भी कभी कभी सोच में पड़ जाता था कि ऊपर वाले ने भी क्या नसीब लिखकर अनिका को इस धरती पर भेजा था। अनिका इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। अनिका का दिमाग शायद इस दुनिया का सबसे तेज दिमाग था। अनिका की काबिलियत, अनिका का स्वभाव, अनिका को विरासत में मिली शक्तियाँ सब एक तरफ और अनिका की जिंदगी से जुड़े एक से एक भयानक हादसे एक तरफ। खुद रोहित की समझ में ये नहीं आ रहा था कि अनिका को ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने अनिका को इतना शक्तिशाली बनाया था, या उसे इस बात की फरियाद करनी चाहिए कि सब कुछ देने के बाद बावजूद उसने अनिका के नसीब में इतने दुख भरे दर्दनाक हादसे लिखे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, कहानी के जरिए अगर तुम्हारी जिंदगी बयां की जा सकती तो शायद तुम आज इस सिचुएशन में ही ना होती। तुम क्या हो, तुम क्या थी, तुम्हारी जिंदगी में तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, ये बताने के लिए शायद आज की पूरी रात कम पड़ जाए। हाँ, मगर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि बचपन से बिना माँ बाप की पली बढ़ी तुम
हमेशा से ही बाकी बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर रही हो। मैं शारीरिक तौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानसिक और दिमागी शक्ति की बात कर रहा हूँ। जो चीजें सीखने के लिए हम जैसे लोग सालों लगा देते हैं, वो सारी चीजें तुम महज कुछ मिनटों में सीख सकती हो। रोहित ने अपनी पीठ सीधी करते हुए मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, बताओ क्या कहूँ मैं तुम्हें? इस दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हो ये कहूँ तुम्हें, या ये कहूँ कि मैंने आज तक तुमसे ज्यादा तेज ड्राइवर कोई नहीं देखा। तुम अगर रेसिंग की प्रोफेशन बना लो तो इस दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग कार ड्राइवर को पीछे छोड़ दो। या फिर बात करूं तुम्हारे मार्शल आर्ट्स की, दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स को कुछ ही सेकेंड में जमीन में पटक सकती हो तुम। या फिर ये कि तुम इस दुनिया के सबसे शातिर चोर हो, यानी कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर हैकर, जो बड़ी से बड़ी कंपनी या यूं कहा जा सकता है कि बड़े से बड़े देश के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बड़ी सी आसानी से घुसकर या तो उस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है या फिर उसे बर्बाद होने से बचा सकता है। बस तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों से मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारा नाम एक है मगर तुम्हारे रूप अनेक हैं। रोहित की ये सारी बातें सुनकर अनिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। अनिका को अपनी तारीफ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि अनिका ये जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन थी और अनिका के जीने का मकसद क्या था। रोहित की बातें अनिका को काफी ज्यादा उलझन में डाल रही थी। तभी अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, और मेरे पापा, मेरा मतलब है मिस्टर करण गुलेरिया, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि मैं बचपन से बिन माँ बाप की पली बढ़ी हूँ, तो फिर मिस्टर करण गुलेरिया? रोहित ने अनिका का ये सवाल सुनकर एक लंबी सांस ली। अनिका बड़ी ही बेसब्री से रोहित का जवाब का इंतजार कर रही थी। रोहित भी जानता था कि अनिका के सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं होने वाला था। अनिका की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि याददाश्त खो चुकी अनिका को सब कुछ एक पल में बताना नामुमकिन था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा और तुम्हारे डैड करण गुलेरिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर तुम्हें दुश्मनों से बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो अचानक ही दिल्ली शहर से गायब हो गई। उसके बाद जो हुआ वो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। हम दोनों उस कहानी के आखिरी पड़ाव हैं। तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा जिन लोगों से तुम्हें बचाना चाहती थी, हमने खुद अपने हाथों से उन दुश्मनों को खत्म कर दिया। मैंने सोचा था कि अब जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। ये तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा की ही प्लानिंग थी कि हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। मरने के बावजूद तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे सामने तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रही और दुश्मनों के वार से तुम्हें बचाती रही। योर मॉम वाज एन अल्ट्रा जीनियस। ये कह सकते हैं कि अगर तुम जीनियस हो तो तुम्हारी माँ शायद तुमसे भी कई ज्यादा बड़ी जीनियस थी। कहने को तो दुनिया के लिए तुम्हारी माँ कई साल पहले ही मर चुकी थी, मगर मरने से पहले तुम्हारी माँ ने इतनी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की थी कि दुश्मन कई सालों तक तुम तक पहुंच नहीं पाए थे। रोहित की बात सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई। अनिका को इस तरह गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर रोहित ने अनिका से कहा, हम जिस गुलेरिया हाउस में गए थे, यहाँ होटल आने से पहले वहाँ कमरे में तुमने जिस तस्वीर को देखा था वही तुम्हारी माँ थी, हूबहू तुम्हारी शक्ल। रोहित की बातें सुनने के बाद अनिका के जेहन में और भी कई सारे सवाल खड़े होने लगे थे। रोहित अनिका के चेहरे को देखकर ये समझ गया था कि अनिका का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था, मगर रोहित ये नहीं चाहता था कि ऐसी हालत में अनिका अपने दिमाग को इतनी ज्यादा तकलीफ दे। रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि याददाश्त खो चुका पेशेंट अगर अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा तकलीफ देता है तो ये उसके लिए बेहद हानिकारक हो सकता था। अनिका के चेहरे पर बढ़ती हुई परेशानी देखकर रोहित ने अनिका से कहा, अनिका, बस आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए। हमारा दिन आज बहुत लंबा गुजरा है। अब तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और कल सुबह हम सब बच्चों के साथ मनाली शहर की एक हेलीकॉप्टर राइड करेंगे। मैंने हमारे लिए एक स्पेशल चार्टर हेलीकॉप्टर बुक करवाया है जो सुबह हमें होटल के हेलीपैड से 1 घंटे की मनाली टूर करवाएगा। बच्चे खुश हो जाएंगे। रोहित की बात सुनकर अनिका ने सिर्फ मुस्कुराकर रोहित की बात में हामी भर दी। उसके बाद बड़ी ही प्यारी से धीमी आवाज में रोहित ने अनिका से कहा, एक काम करो, बेडरूम में जाओ और अपने कपड़े बदल लो।
मैं कुछ देर बाद कुछ काम निपटा कर आता हूँ। अनिका ने फिर से रोहित की बात में हामी भरी और बेडरूम में चली गई। जैसे ही अनिका बेडरूम के अंदर गई, रोहित रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठकर ये सोचने लगा कि कब तक उसे और अपनी पत्नी से इस तरह दूर रहना होगा। अनिका और रोहित एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों पति पत्नी थे। दोनों के 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे। मगर आज अचानक ही रोहित को अनिका करीब होने के बावजूद अपने आप से कोसों दूर नजर आ रही थी। रोहित ये सब सोच ही रहा था कि अचानक रोहित के मोबाइल फोन पर एक अननोन नंबर फ्लैश होने लगा। रोहित ने जब कॉल रिसीव किया तो इंस्पेक्टर गेरीवाल की आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित से कहा, सर, सबूत खड़े हो या मिटाने हो, दोनों ही चीज में रिस्क बहुत बड़ा होता है और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे कानून हाथ में लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मगर मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि गलती से कुछ चीजें नजरअंदाज जरूर हो सकती है, बस मगर नजरअंदाजी की कुछ कीमत होती है। मैं आपको अभी एक नंबर भिजवाता हूँ, उस नंबर पर कुछ पैसे भिजवा दीजिएगा सर। क्या है कि आप ही का काम कर रहा हूँ और सरकारी तनख्वाह के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। हम खुद का घर नहीं चला पाते, फिर आपका इतना बड़ा काम हमारी इतनी छोटी सी तनख्वाह में कैसे पूरा कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर रोहित ने बिना कुछ रिएक्ट किए इंस्पेक्टर गिरीवाल का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जो मैसेज भेजा था उस मैसेज पर क्लिक करके रोहित ने दिए हुए नंबर पर 5 लाख रुपए भिजवा दिए। रोहित ने जैसे ही 5 लाख रुपए भिजवाए, कुछ ही सेकेंड बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल के नंबर से रोहित के फोन स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो गया। थैंक यू सर, अब आप बेफिक्र होकर चैन से सो जाइए। इंस्पेक्टर गिरीवाल को पैसे भेजने के बाद रोहित फिर से गहरी सोच में डूब गया। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित का कुसुम के केस के साथ कोई गहरा नाता था। बेडरूम में दाखिल होने के बाद अनिका अचानक ही पूरे बेडरूम को बड़े ही गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि अनिका की नजरें किसी तरह की छानबीन कर रही थी। अनिका देखना चाहती थी कि रोहित के बेडरूम में ऐसी कौन सी चीजें थी जिसे अनयूजुअल कहा जा सकता था। अनिका धीरे धीरे पूरे कमरे में यहाँ वहाँ देखकर ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि कहीं उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसे रोहित के असली चेहरे तक ले जा सके। यहाँ तक कि अनिका ने वार्डरोब खोलकर भी पूरा कवर चेक करने की कोशिश की, मगर अनिका को कहीं कोई अनयूजुअल चीज नहीं नजर आई। अनिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अनिका पूरे कमरे की छानबीन कर रही थी कि अचानक बेडरूम का दरवाजा खुला और अनिका चौंक कर झटके से साइड टेबल से जाकर टकराई। अनिका का हाथ साइड टेबल पर टकराने की वजह से साइड टेबल पर पड़े कुछ आर्टिफैक्ट्स और फ्लावर वाच सीधे जमीन पर जा गिरे। अनिका को इस हालत में देखकर रोहित तेजी से अनिका के पास आया और अनिका को दोनों कंधों से पकड़कर कहने लगा, अनिका, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ अनिका? अनिका की सांसें काफी तेज हो चुकी थी। अनिका को इतना परेशान देखकर रोहित को लगा अनिका को शायद किसी चीज की जरूरत थी और वो उसे मिल नहीं रही थी। रोहित ने बड़ी ही धीमी आवाज में अनिका से प्यार से पूछा, क्या हुआ अनिका? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? अनिका बस यहाँ वहाँ देखते हुए कुछ देर मन ही मन सोचने लगी कि वो रोहित की इस बात का वो क्या जवाब दे। अनिका ने कुछ देर अपने मन ही मन को सोचने के बाद रोहित से कहा, नहीं, वो मैं बस अपने कपड़े ढूंढ रही थी। अनिका को परेशान देखकर रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने वार्डरोब के पास ले गया। वार्डरोब की ओर इशारा करते हुए रोहित ने अनिका से कहा, इस कबर्ड में सारे तुम्हारे कपड़े हैं और वहाँ उस कबर्ड में सारे मेरे कपड़े हैं। तुम जल्दी से चेंज कर लो और आराम करो। अनिका ने रोहित की बात सुनते ही हाँ में अपना सर हिला दिया। अपने कपड़े लेकर अनिका शावर में चली गई। जब अनिका कपड़े बदलकर बाहर आई तब अनिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित के साथ रूम कैसे शेयर करे। अनिका काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, मगर जैसे ही अनिका बाथरूम से बाहर आई, अनिका ने देखा कि रोहित बिस्तर पर लेटा गहरी नींद में सो चुका था। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित के लिए भी आज का दिन आसान नहीं था। अनिका धीरे से चलकर बिस्तर के पास गई और अपनी जगह पर धीरे से लेट गई। अनिका काफी थक चुकी थी, मगर अनिका की आंखों से नींद अभी भी कोसों दूर थी। अनिका के मन ही मन में कई सारे ख्याल चल रहे थे। कहीं न कहीं अनिका भी यही सोच रही थी कि वो रात भर जाकर इस बात का पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर जिस रोहित मारवा को उसका पूरा परिवार इतना प्यार करता था, उस रोहित मारवा का असली चेहरा क्या था।
अपने आप से परेशान अनिका कई घंटों तक बस आंखें खुली रखकर जागती रही, मगर कई घंटे जागने के बाद भी अनिका को अपने कमरे में किसी तरह की कोई हरकत होते हुए नजर नहीं आई। रोहित भी गहरी नींद में सो चुका था। धीरे धीरे अनिका की आंखें भी भारी होने लगी और अनिका भी गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह के 8 बजे थे और होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की मेन लॉबी में पूरी तरह से सूट बूट में तैयार होकर यहाँ वहाँ घूमता नजर आ रहा था। सनी के स्टाफ को ऐसा लग रहा था जैसे सनी किसी बेहद इंपॉर्टेंट क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल मनाली की सबसे शानदार होटल थी और अक्सर देश विदेश से वीवीआईपी जब भी मनाली आया करते थे तो वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में ही रुका करते थे। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी, देश विदेश से आए मंत्री, स्पोर्टमैन और बाकी वीवीआईपी गेस्ट हमेशा ही होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में अपनी बुकिंग रिजर्व करवाते थे। जब से रोहित ने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का जिम्मा सनी के हाथों में सौंपा था, सनी ही ऐसे वीवीआईपी का स्वागत किया करता था और होटल के स्टाफ के लिए भी ये काफी आम बात थी कि सनी सुबह सुबह इस तरह बन संवर कर किसी होटल गेस्ट का स्वागत करने के लिए इस तरह होटल के मेन गेट के पास होटल लॉबी में गेस्ट का इंतजार करता हुआ नजर आता था। कुछ देर तक वही होटल की मेन एंट्रेंस के पास सनी बेसब्री से किसी का इंतजार करता हुआ नजर आया। सनी कभी टाई ठीक करता तो कभी अपना कोट सीधा करता। रोज के मुकाबले आज सनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। वैसे तो इतनी बड़ी होटल का मैनेजमेंट सनी के कंधों पर था, इसलिए सनी रोज ही अच्छी तरह से ड्रेसअप हुआ करता था, मगर आज जिस तरह से सनी ड्रेसअप हुआ था उसकी बात ही कुछ और थी। नॉर्मली सनी ब्लैक और व्हाइट कलर के बड़ी सी फॉर्मल किस्म के सूट बूट में नजर आता था, मगर आज सनी के पहनावे का अंदाज ही कुछ अलग था। स्काई ब्लू कलर का ट्राउजर, स्काई ब्लू कलर का ब्लेजर और राउंड नेक टी शर्ट में सनी किसी रईस फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। होटल का स्टाफ अब तक इतना जानता था कि सनी होटल की मैनेजमेंट बखूबी निभाता था, मगर सनी कभी कभी कुछ ऐसे काम कर देता था जिससे होटल के स्टाफ को सनी पर काफी हंसी आती थी। कई बार सनी के बाल बिखरे होते थे तो कई बार सनी अपना ब्लेजर उल्टा पहनकर आता था, मगर आज सनी के पहनावे की बात कुछ अलग थी। यहाँ तक कि होटल में काम कर रही लड़कियां और होटल में रुके हुए फीमेल गेस्ट भी आज सनी को देखकर काफी इम्प्रेस होती हुई नजर आ रहे थे। तभी रिसेप्शन पर बैठे दो लड़कियां आपस में बात करते हुए एक दूसरे से कहने लगी, ओए, ये आज सनी सर को क्या हो गया है? आज इतने हैंडसम और स्टाइलिस्ट लग रहे हैं। दूसरी लड़की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है। आज तक सनी सर को इस तरह तैयार होते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा। लगता है जरूर आज कोई बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हमारे होटल में गेस्ट बनकर आ रही है। तभी अचानक मेन गेट के सामने सनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मेन गेट से एंटर हो रही लड़की का चेहरा देखकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के होश उड़ गए। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से दाखिल हो रही लड़की का चेहरा देखकर रिसेप्शन पर खड़ी दोनों लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों लड़कियों को लगा था कि उनका बॉस सनी सुबह सुबह सज संवर कर किसी बॉलीवुड के फेमस एक्ट्रेस का वेट कर रहा था, मगर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट ये देखकर चौंक गई कि सनी दरअसल जिसका इंतजार कर रहा था वो ना कोई बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी, ना ही कोई वीवीआईपी थी और ना ही होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में रहने आने वाली कोई गेस्ट। जो लड़की अभी अभी दाखिल हुई थी वो उन्हीं का यूनिफॉर्म पहने उन्हीं के बीच काम करने वाली शर्मिला थी। शर्मिला को गेट के अंदर आता हुआ देखकर सनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला ने होटल यूनिफॉर्म पहन रखा था और उसके बाल बिल्कुल संवार कर रखे थे। हालांकि शर्मिला ने होटल का यूनिफॉर्म पहन रखा था, मगर फिर भी होटल यूनिफॉर्म में भी शर्मिला काफी एलिगेंट और स्टाइलिश लग रही थी। उसका एक अलग अंदाज था जो शर्मिला को काफी अलग बना रहा था। शर्मिला इस वक्त काफी खुश नजर आ रही थी। शर्मिला अपना सिर झुकाकर रिसेप्शन की ओर आगे बढ़ रही थी। अंदर ही अंदर शर्मिला के पेट में तितलियां उड़ रही थी। उसे इस वक्त कैसा लग रहा था ये वो किसी को बता नहीं सकती थी। शर्मिला ये जानती भी नहीं थी कि उसके सामने उसका बॉस सनी इस तरह इतनी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही शर्मिला रिसेप्शन की ओर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, अचानक ही सनी ने शर्मिला का रास्ता रोक दिया।
जैसे ही शर्मिला ने उस सामने उसे सनी का हाथ नजर आया, शर्मिला चौंक गई और एक झटके से शर्मिला ने अपने आगे बढ़ रहे कदमों को रोक लिया। जब शर्मिला ने देखा कि उसके सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस सनी था, तो शर्मिला ने राहत की सांस ली। उसकी सांस जो काफी तेज हो गई थी, अब वो धीमी हो गई। हैरान शर्मिला ने सनी की ओर देखकर पूछा, सर क्या हुआ? क्या कोई अर्जेंट काम है? इतना कहने के बाद शर्मिला ने अपनी नजरें झुका ली। जब सनी ने शर्मिला की मासूम आंखों में देखा तो सनी का दिल पिघलने लगा। सनी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला को अपनी फीलिंग्स किस तरह बयान करे। कहीं न कहीं सनी भी अंदर से नर्वस हो रहा था। सनी वैसे तो शर्मिला का बॉस था, मगर अपने दिल की बात बताने में उसे काफी घबराहट हो रही थी। शर्मिला जब देखो तब काम की ही बातें किया करती थी। यहाँ तक कि शर्मिला ने यह भी नोटिस नहीं किया था कि आज सनी रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश और स्मार्ट बनकर शर्मिला के सामने आया था। न तो शर्मिला ने सनी को कोई कम्प्लीमेंट दिया और न ही शर्मिला की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि शर्मिला ने इस बात को नोटिस भी किया था कि आज सनी काफी अलग लग रहा था। सनी ने अपने कपड़ों पर काफी महंगा और ब्रांडेड परफ्यूम छिड़क रखा था। क्लीन शेव सनी ने अपने बाल भी रोज के मुकाबले काफी अच्छी तरह संवार कर रखे थे। सनी को देखकर ये कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि सनी सुबह सुबह किसी महंगे सैलून में जाकर अपने आप को तैयार करके आया था। मगर सनी को इस बात का अफसोस था कि शर्मिला ने इनमें से कोई भी चीज नोटिस नहीं की थी और सीधे सनी से पूछ लिया था कि सनी को उससे कुछ काम था या नहीं। इस बात से सनी कहीं न कहीं हर्ट हुआ था, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो जानता था कि अपने तरीके से वो शर्मिला को अपने दिल की बात बताकर रहेगा, पर सनी जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता था। इस वक्त सनी मन में कुछ सोच रहा था, तभी शर्मिला ने फिर से अपना सवाल दोहराया। उसकी बात सुनकर सनी अपने ख्यालों से बाहर आया। सनी ने अपने कोट के बटन ठीक करते हुए शर्मिला से कहा, काम तो है, दरअसल बात यह है कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें पूल साइड पर ले जाता हूँ। मैं आज शाम को हमारे गेस्ट की पार्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शर्मिला भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोज की तरह ही आज भी किसी गेस्ट ने पूल साइड का एरिया बुक करवाया था ताकि वो अपने मेहमानों को शानदार पार्टी दे सके। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में इस तरह की पार्टियां काफी आम थी और सनी और शर्मिला और होटल के बाकी स्टाफ के लिए ये बात भी काफी आम थी। सनी की बात सुनते ही बिना खुद को रोके शर्मिला सीधे होटल की लॉबी से होते हुए पूल साइड की ओर जाने लगी। सनी अभी भी अपने कपड़े संवार रहा था, जबकि शर्मिला सनी से कई कदम आगे निकल चुकी थी। सनी ने जब देखा कि शर्मिला उससे आगे निकल गई है तो सनी भी धीरे धीरे शर्मिला के पीछे पीछे पूल साइड के एरिया की तरफ जाने लगा। सनी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। सनी ने आज सोच लिया था कि वो शर्मिला के साथ अपने दिल की बात शेयर करके रहेगा। उसे आज का दिन बहुत सही लग रहा था। वो आज बहुत खुश था और एक्साइटेड भी नजर आ रहा था, पर जब से उसने शर्मिला का रिएक्शन देखा था वो और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। रास्ते में जाते वक्त सनी खुद को अंदर ही अंदर समझा रहा था कि कैसे भी करके उसे अपनी दिल की बात बतानी है। शर्मिला का सीधा साधा स्वभाव, उसका टैलेंट, उसकी बात करने का तरीका, शर्मिला की खूबसूरती देखकर सनी ने ये तय कर लिया था कि अगर सनी अपनी जिंदगी में किसी को अपना जीवन साथी बनाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शर्मिला होगी। वो शर्मिला के अलावा और किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वैसे तो शर्मिला जब से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल आई थी तब से लेकर अब तक सनी को शर्मिला काफी पसंद आने लगी थी, मगर जब शर्मिला ने सनी के परिवार के साथ इतनी अच्छी तरह से बर्ताव किया था, खासकर रिया और बच्चों के लिए, शर्मिला ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ देखकर सनी ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में शर्मिला को अपना ही जीवन साथी बनाकर रहेगा। शर्मिला बीती रात जब से शिफ्ट पूरी करके अपने घर गई थी तब से लेकर आज तक सनी ने सिर्फ और सिर्फ शर्मिला के बारे में सोचा था। सनी ने पूरी रात शर्मिला के बारे में सोच कर गुजारी थी। वो एक पल के लिए भी सोया नहीं था। सनी को बस सुबह होने का इंतजार था। वो रात भर यही सोचे जा रहा था कि कल सुबह हो और कब शर्मिला के शिफ्ट का टाइम हो। सनी की उम्र के ज्यादातर लड़के जब भी अपनी मनपसंद लड़की को प्रपोज करने की तैयारी करते तो उसके लिए बड़े बड़ी और महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते थे, मगर सनी ने अपना पूरा बचपन गेमिंग में गुजारा था। सनी ने रोहित के अलावा किसी और को अपने करीब भी नहीं आने दिया था।
इतना ही नहीं बल्कि ये भी सच था कि सनी के ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए सनी को ये नहीं पता था कि एक लड़की को प्रपोज करने से पहले क्या तैयारी की जानी चाहिए। सनी काफी ज्यादा नर्वस था। एक तरह से कह सकते हैं कि सनी के हाथ पांव कांप रहे थे, पर वो डर कर हार नहीं मानना चाहता था। सनी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि अगर उसने मौका गवा दिया तो फिर ये पल कभी नहीं आएगा। शर्मिला जब पूल साइड पर पहुंची तो पूल साइड पर होने वाली तैयारियों को बड़े गौर से देखने लगी और अपने हाथ में एक फाइल लेकर उसके अंदर कुछ लिखने लगी। शर्मिला सारे तैयारियों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और वहां पर काम कर रहे स्टाफ को एक एक करके इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि शाम को होने वाली बड़ी पार्टी में उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना है। शर्मिला से कुछ ही दूरी पर खड़ा सनी सब कुछ देख रहा था, मगर वो मन ही मन इस बात के टेंशन में था कि वो किस तरह से अपने दिल की बात शर्मिला के सामने शुरू करे। सनी कभी अपनी जेब में हाथ डालता था तो कभी अपनी दाढ़ी पर अपनी उंगलियां फेरने लगता था। सनी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पल को किस तरह से फेस करे। दरअसल जब तक शर्मिला सनी की जिंदगी में नहीं आई थी तब सनी ने ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन सनी को किसी लड़की से प्यार हो जाएगा, और वो भी इस कदर प्यार हो जाएगा कि वो उस लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगेगा। मगर आज सनी उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां सनी को शर्मिला के बिना जिंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगी थी। सनी ने धीरे धीरे अपने कदम शर्मिला की ओर बढ़ाना शुरू किया। अपने बाकी साथियों को इंस्ट्रक्शन दे रही शर्मिला ने जब सनी को अपने बेहद करीब देखा तो वो अचानक चौंक गई। जैसे ही शर्मिला चौंकी उसका बैलेंस बिगड़ा और शर्मिला अपने हाई हील्स सैंडल पर अपना वजन संभाल नहीं पाई। शर्मिला स्विमिंग पूल के अंदर गिरने ही वाली थी कि सनी ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और मजबूती से उसे अपनी ओर खींच लिया। सनी ने इतनी ताकत से शर्मिला को अपनी ओर खींचा था कि शर्मिला सीधे सनी की बाहों में आकर लिपट गई। शर्मिला को जो शौक लगा था उसकी वजह से कुछ देर तक तो शर्मिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर अचानक ही शर्मिला को रियलाइज हुआ कि वो सनी की बाहों में थी। सनी के लिए सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था, मगर जैसे ही शर्मिला ने रियलाइज किया कि वो सनी के कितने करीब थी, उसने अचानक ही अपने आप को सनी से दूर किया और अपनी नजरें झुकाकर कहने लगी, सर सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरे बिल्कुल पीछे ही खड़े हैं। अचानक ही शर्मिला की बात बीच में काटते हुए सनी ने कहा, तुम मुझे सर बुलाना बंद कर दो शर्मिला। सनी की ये बात सुनकर शर्मिला हैरान होकर सनी को देखने लगी। सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जस्ट कॉल मी सनी, ओके। शर्मिला के चेहरे पर हैरानी देखते हुए सनी ने मुस्कुराते हुए शर्मिला से कहा, मेरा मतलब है मेरे परिवार के लोग मुझे सनी कहकर बुलाते हैं। जिंदगी में मेरे ज्यादा दोस्त तो नहीं हैं, मगर जितने भी हैं सारे के सारे मुझे सनी कहकर बुलाते हैं। फिर तुम मुझे सनी कहकर क्यों नहीं बुला सकती? सनी की इस बात का जवाब देते हुए शर्मिला ने कहा, क्योंकि सर वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं और मैं आपकी नौकर, और एक नौकर होने के नाते मैं अपने मालिक को सर कहकर बुलाती हूँ। इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। इतना कहकर शर्मिला चुप हो गई और सनी की ओर देखने लगी। शर्मिला की ये बात सुनते ही सनी ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम तो बात कहाँ की कहाँ ले जा रही हो। देखो शर्मिला, मैं तुमसे कैसे कहूँ। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला के सामने अपनी फीलिंग्स कैसे रखे। तभी अचानक सनी के दिमाग में एक ख्याल आया और सनी ने शर्मिला से कहा, शर्मिला, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच में नौकर और मालिक का रिश्ता है। मैं तुमसे कहना चाहता था कि अगर हम ये रिश्ता ही खत्म कर दे तो। सनी की बात सुनते ही शर्मिला के चेहरे पर काफी घबराहट नजर आने लगी। शर्मिला ने कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद सनी से कहा, सर, अगर आपको मेरे काम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नजर आती है तो प्लीज मुझसे कहिए, मगर इस तरह मुझे नौकरी से मत निकालिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। शर्मिला अपने मन में तरह तरह की बातें सोचने लगी थी। शर्मिला ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद सनी से कहा, क्या रोहित सर या अनिका मैडम ने आपसे मेरे बारे में कोई कंप्लेन की? क्या बच्चों की देखभाल करने में मुझसे कोई चूक हो गई है, या फिर किसी और कस्टमर ने मेरे बारे में कोई कंप्लेन की है? सर, मुझे प्लीज बताइए ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सर।
ये सब सुनकर सनी अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए शर्मिला को शांत रहने का इशारा कर रहा था, मगर शर्मिला की घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। तभी सनी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए शर्मिला से कहा, बात ये नहीं है शर्मिला, बल्कि बात बहुत सिंपल है। अब मेरी आंखों में देखकर समझने की कोशिश करो। जब शर्मिला ने अचानक ही सनी की ऊंची आवाज सुनी तो शर्मिला ने अपने आप को बोलने से रोक लिया। शर्मिला और सनी के आसपास खड़े होटल के स्टाफ वाले भी सनी की ऊंची आवाज सुनकर अचानक शांत हो गए। तभी सनी ने अपने दोनों हाथ शर्मिला के कंधे पर रखकर कहा, आई लव यू शर्मिला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। सनी का ये प्रपोजल सुनकर शर्मिला हैरान रह गई। सनी ने सबके सामने शर्मिला को प्रपोज किया था। हालांकि सनी खुद भी ये बात नहीं जानता था कि सनी ने जिस वक्त अपने दिल की बात शर्मिला से कही थी, उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास खड़े होटल के स्टाफ ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। शर्मिला ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सनी इस कदर सबके सामने उसे इस तरह से प्रपोज कर देगा। सब कुछ शर्मिला के लिए काफी ऑकवर्ड हो गया था। सनी जहां अब भी शर्मिला की आंखों में देख रहा था, तो वहीं शर्मिला को बड़ा ही अजीब लग रहा था। इस वक्त शर्मिला को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि आसपास खड़े सारे लोग उसे ही देख रहे थे। जब सनी ने देखा कि शर्मिला के लिए सब कुछ काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था और काफी ज्यादा एम्ब्रेसिंग हो गया था, तो सनी ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इतना कहने के बाद शर्मिला की ओर देखते हुए सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो शर्मिला, मुझे ये बात तुमसे इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, मगर सच कहूँ तो मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं काफी दिनों से अपने दिल की फीलिंग तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मैं तुम्हारे साथ ये बात करूं। आज मुझे सही मौका लगा तो मैंने बिना सोचे समझे तुमसे अपने दिल की बात कह दी। वैसे मैंने कभी सोचा पर बार बार नर्वस हो जाता था, इसलिए जब तुम मेरे इतने करीब आ गई मैंने बस तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। सनी की बातें सुनकर शर्मिला की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। वो सनी को ही देखे जा रही थी। सनी ने अपनी आवाज और भी ज्यादा धीमी करते हुए शर्मिला से कहा, देखो शर्मिला, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरी इस बात को गलत समझने की कोशिश मत करना। मैं ये बातें ऐसी ही नहीं कह रहा हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ सीरियस होना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद सनी ने शर्मिला की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी आंखों में ध्यान से देखो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सनी की बातें सुनकर शर्मिला सिर्फ अपनी नजरें झुकाकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सनी की इन बातों का क्या जवाब दे और क्या रिएक्ट करे। शर्मिला के चेहरे पर परेशानी देखते हुए सनी ने फिर से अपने माथे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए धीमी आवाज में कहा, देखो शर्मिला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी अच्छी तरह से नहीं जानती। हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ 3 महीने से जानते हैं, मगर मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ये होटल मेरा नहीं है। रोहित भैया इस होटल के मालिक हैं और रोहित भैया ही बचपन से मेरे आइडल रहे हैं। सच कहूँ तो बचपन से मैं रोहित भैया की तरह ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव बनना चाहता था, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं समझता गया कि मैं रोहित भैया जैसा नहीं बन सकता। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं हर कुछ दिनों बाद किसी लड़की को एक तरह से प्रपोज कर देता हूँ, तो तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हो। सच कहूँ तो बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती भी नहीं की। इतना कहकर सनी शांत हो गया। उसने देखा शर्मिला अब भी शांत है। ये देखकर सनी ने आगे कहा, शर्मिला, जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है और पहली बार ही मैंने अपने दिल की फीलिंग्स किसी के साथ शेयर की है। प्लीज मेरी इन फीलिंग्स को गलत मत समझना। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स होनी चाहिए। मैंने सिर्फ अपने दिल की फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर की है। मैं तुम्हारा जवाब अभी नहीं जानता और मैं तुम्हें अभी अपना जवाब देने के लिए फोर्स भी नहीं कर रहा। तुम अपना वक्त ले सकती हो
मगर मुझे तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सनी के मुंह से ये बात सुनकर शर्मिला काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी नजरें झुक गई थी। शर्मिला ये भी जानती थी कि मनाली एक छोटा सा शहर था। यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा ब्रांड माइंडेड नहीं हुआ करते थे। शर्मिला के साथ ही जिन्होंने अभी अभी सनी को शर्मिला के सामने प्रपोज करते हुए सुना था, वो भी शर्मिला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगेंगे। ये बात भी शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी। लोग तो यही कहने वाले थे कि शर्मिला ने ही जानबूझकर रोहित मारवा की कजन सनी के ऊपर अपने हुस्न का जाल बिछाया होगा और सनी को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की होगी। शर्मिला ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि कई लड़कियां ऐसी होती थी जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी और सनी जैसे किसी ऊंचे खानदान के लड़के के साथ शादी करके अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए वो इस तरह की हरकतें किया करती थी। और शर्मिला को ये भी पता था कि हो न हो उसके आसपास खड़े उसके साथी इस वक्त शर्मिला के बारे में भी यही सोच रहे थे। शर्मिला के सामने खड़ा सनी बड़ी ही बेसब्री से शर्मिला के किसी भी तरह का जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक शर्मिला ने अपनी नजरें उठाकर सनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, क्या मैं आपसे अकेले में बातें कर सकती हूँ? जब शर्मिला ने यह बात सनी से कही तब सनी को एहसास हुआ कि शर्मिला के आसपास उसी के साथ काम करने वाले कई लोग खड़े थे। इसलिए तुरंत शर्मिला की बात मानते हुए सनी ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो हम वहाँ टेरेस गार्डन में जाते हैं। सुबह का वक्त था और टेरेस गार्डन में काफी ज्यादा धूप निकली थी। ऐसे वक्त पर ज्यादातर मेहमान टेरेस गार्डन से दूर ही रहना पसंद करते थे। टेरेस गार्डन में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। सनी और शर्मिला धीरे धीरे टेरेस गार्डन के बीचों बीच बने एक छोटे से शेड के नीचे चले गए। जब सनी को यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं था, तब सनी ने शर्मिला की ओर देखा और कहा, हाँ कहो शर्मिला, क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? सनी की बात सुनने के बाद भी शर्मिला काफी देर तक खामोश खड़ी रही। जब सनी ने शर्मिला की खामोशी को महसूस किया, तब सनी ने शर्मिला से खुद धीमी आवाज में कहा, देखो शर्मिला, कर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है और तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे बता देना। इससे पहले कि सनी अपनी बात पूरी कर पाता, शर्मिला ने सनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मगर हाँ, एक रिलेशनशिप ऐसी है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ सकती। शर्मिला की बात सुनकर सनी हैरान रह गया। शर्मिला धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। सनी से कुछ कदम दूर जाने के बाद शर्मिला ने धीमी आवाज में कहा, देखिए सर, आप में और मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है और हमारे बीच का ये फर्क चाहते हुए भी हम मिटा नहीं सकते हैं। सर, ना सिर्फ मैं गरीब हूँ, मगर मेरी कहानी, मेरी अतीत कुछ ऐसा है कि मैं चाह कर भी आपको अपने अतीत से जुड़ने नहीं दे सकती। मेरे भविष्य में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे अतीत पर लगे दाग आपके भविष्य को अंधकार में धकेले। सनी समझ नहीं पा रहा था कि शर्मिला आखिर उसे क्या कहना चाहती थी, मगर शर्मिला के चेहरे पर काफी उदासी नजर आ रही थी। सनी ने धीमी आवाज में शर्मिला से पूछा, क्या हुआ? तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे खुलकर बता सकती हो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रख सकती हो। अभी सनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक शर्मिला ने सनी की ओर मुड़कर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आई एम ए रेप विक्टिम। शर्मिला की ये बात सुनकर सनी के होश उड़ गए। सनी के दिल की धड़कनें जो काफी तेज चल रही थी, शर्मिला की बात सुनने के बाद जैसे अचानक ही थम सी गई थी। सनी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला को क्या कहे। शर्मिला ने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उस गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर खेती किया करते थे। मेरे पिताजी भी एक किसान थे। बचपन में हमने काफी गरीबी देखी है। मेरे पिताजी ने काफी मेहनत करके बचपन में हमें पालने की कोशिश की थी। गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था, मगर सरकारी स्कूल होने की वजह से कभी वहां किसी टीचर की पोस्टिंग ही नहीं की जाती थी और वो स्कूल लगभग हमेशा बंद ही रहता था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों पढ़ाई लिखाई करें और गरीबी और उदासी भरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर निकल जाएं।
इतना कहने के बाद शर्मिला शांत हो गई। सनी उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तभी शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, जहां पर सरकारी स्कूल में मुझे और मेरे भाई को दाखिला मिल गया था। स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें और रोज गांव से स्कूल बस आने जाने का खर्च मेरे पिताजी के लिए बहुत ज्यादा था। खेती बाड़ी की इनकम कभी फिक्स नहीं होती थी, मगर कभी ठीक से बारिश हुई तो उतनी आमदनी हो जाती थी कि साल भर हम लोग खाना खा सके और मैं और मेरा भाई उस सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर सके। मगर अगर किसी साल बारिश थोड़ी कम हो जाए या थोड़ी ज्यादा हो जाए तो सारी फसल या तो बर्बाद हो जाती थी या तो सूखे खेतों में फसल बोने का कोई फायदा ही नहीं होता था। कहते कहते शर्मिला की आंखें नम हो गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमारे पास आमदनी का और कोई जरिया नहीं था, मगर मेरे पिताजी ने सोच कर रखा था कि वो मुझे और मेरे भाई को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे ताकि हम इस गरीबी और जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकल सके। किसी तरह एक गांव से दूसरे गांव रोज सफर करते हुए मैंने सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की। मेरे पिताजी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा लगातार हमारी किस्मत का पीछा करता रहा और मेरे पिताजी गरीबी के दलदल में धंसते चले गए। मगर मेरे पिताजी ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देकर एक दिन इस अंधेरे दलदल से निकाल कर रहेंगे। मेरी माँ भी हर कदम पर मेरे पिताजी का साथ देने के लिए तैयार थी, मगर वो गांव की औरत थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो गांव के जमींदार के घर पर खाना बनाने का काम किया करती थी, जिसके बदले में जमींदार तनख्वाह तो नहीं देता मगर अनाज दे दिया करता था। गांव की ज्यादातर औरतें जमींदार के लिए इसी प्रकार से काम किया करती थी। गांव में ये माना जाता था कि जमींदार ऐसे इसीलिए करते थे ताकि गांव में किसी के पास इतना पैसा न आए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना सिर उठा सके। जमींदार की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि गांव में जितना भी पैसा हो सिर्फ और सिर्फ उसी के घर पर हो और उन्हीं के पैसों के दम पर वो पूरे के पूरे गांव को अपने सामने झुकाकर रखना जानते थे। सेकेंडरी एजुकेशन पूरा करने के बाद पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाऊं, मगर मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा करना हमारे परिवार के लिए बेहद मुश्किल था। शहर जाने के लिए शहर के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी और मेरे पिताजी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानती थी, मगर अब मेरे पिताजी ने वो किया जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया बदल गई। सनी बड़े ही ध्यान से और शांति से शर्मिला की हर बात सुन रहा था। अपने ही ख्यालों में खोई हुई शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पिताजी ने फैसला किया कि वो फसल की अच्छी पैदावार के लिए जमींदार से कर्जा लेकर फसल बोएंगे। हमारे खेत के अलावा उन्होंने आसपास के खेत भी उस साल किराए पर ले लिए। जमींदार भी इस तरह के कर्ज देने के लिए उतावले होते थे। कर्ज तो तुरंत मिल गया। पिताजी ने बड़ी फसल बोने की सारी प्लानिंग भी कर ली। किराए के खेतों में जाकर उन्होंने फसल बोना शुरू कर दिया। पिताजी की आंखों के सपने और सपनों के साथ साथ खेत के धीरे धीरे फसल भी लहराने लगे। अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ी मेरे पिताजी की उम्मीदें भी अब यकीन में बदलती जा रही थी। बढ़ती हुई फसल में मेरे पिताजी को मेरे और मेरे भाई का सुंदर और उज्जवल भविष्य दिखाई देने लगा था। मगर तभी एक बहुत बड़ी अचानक से कोई घटना हो गई। शर्मिला अपनी और अपनी बदहाल जिंदगी की कहानी सुना रही थी। उसकी कहानी सनी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वो शर्मिला की आंखों में उसका दर्द साफ साफ देख पा रहा था। तभी शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन हमारे गांव में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई। बाढ़ की चपेट में गांव के कई घर हमेशा हमेशा के लिए कई परिवारों को उजाड़ कर निकल गए। गांव में हर तरफ बर्बादी छा गई। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, मगर कई परिवार अपने पालतू जानवर खो बैठे। जहां खेत और फसलें नजर आती थी, वहां पर अब सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखाई देने लगा। बाढ़ की चपेट में मेरे भाई को एक ऐसी चोट लगी जिससे वो अब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। बाढ़ अपने पीछे सिर्फ तबाही और तबाही छोड़कर गया हमारे गांव में। मेरे पिताजी की जिन आंखों में अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीदें नजर आती थी, अब उन आंखों में सिर्फ आंसू नजर आ रहे थे।
बाढ़ के पीछे पिताजी के किराए पर लिए गए खेत कीचड़ में तब्दील हो गए थे। शर्मिला अपनी कहानी बता रही थी, तभी सनी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, एक मिनट शर्मिला, मैं तुम्हें बीच में टोक रहा हूँ, पर क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ, कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई? अगर तुम्हें ठीक लगे तो। सनी के इस सवाल पर शर्मिला ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे भाई को रीढ़ की हड्डी पर एक ऐसी चोट लगी कि उसका पूरा शरीर बेजान हो गया। गांव में हर तरफ मातम ही मातम नजर आने लगा था। जमींदार से लिए हुए कर्ज को लौटाने का मेरे पिताजी के पास और कोई जरिया नहीं था। मेरे पिताजी ने सोचा था कि एक बार फसल अच्छे दामों पर बिक जाए तो वो जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे और बचे हुए पैसे से वो मेरी आगे की पढ़ाई भी पूरी करवा पाएंगे। मगर एक बाढ़ ने मेरे पिताजी के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। पहले तो मेरे पिताजी और मेरी माँ जमींदार के सामने काफी रोए गिड़गिड़ाए, मगर उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। अक्सर छोटे गांव में पुलिस और कानून भी इन जमींदारों की जेब में ही पड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कई सालों से हमारे गांव का जमींदार ही हमारे गांव का भगवान बना बैठा था। उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश भी की तो अगले ही दिन उसकी जुबान खींच ली जाती थी। हमें इन माहौल में रहने की आदत थी। मैंने बचपन से यही सब देखती आ रही थी, मगर ये नहीं पता था कि बचपन से जमींदारों ने दूसरों पर जो जुल्म किए थे वो एक दिन हम पर भी लागू होंगे। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले शर्मिला की आंखों से आंसू निकलने लगे। शर्मिला को अपनी कहानी बताने में बेहद तकलीफ हो रही थी और शर्मिला के ठीक बगल में सनी खड़ा ये बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला को किस तरह शांत करे। सनी ऊंचे खानदान में रहने वाला एक लड़का था जिसे ना तो कभी गरीबी को इतने करीब से देखा था और ना ही कभी गरीबी को इतनी करीब से महसूस किया था। बचपन से लेकर जवानी तक सनी ने अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल गेमिंग में ही बिताया था। मोबाइल गेम खेलने में सनी को टोकन खरीदने पड़ते थे और उन टोकन को खरीदने के लिए जब भी सनी के माँ बाप उसे पॉकेट मनी देने से मना कर देते थे तो सनी ये महसूस करता कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत और दुखी लड़का है। मगर आज जब सनी ने शर्मिला की कहानी सुनी तो सनी को अपने आप से नफरत होने लगी थी। जिस सनी को उसके परिवार ने इतने नाजों से पाला था, उसे पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में उसकी उम्र के बाकी बच्चे कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। रोती हुई शर्मिला को दिलासा देते हुए किसी तरह सनी ने अटकती हुई आवाज में कहा, फिर क्या हुआ शर्मिला? सनी की बात सुन शर्मिला किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पिताजी ने जो कर्ज लिया था उसका बोझ बढ़ता गया। एक दिन जमींदार ने पिताजी से कह दिया कि अगर 2 दिनों में मेरे पिताजी ने उनका कर्ज नहीं चुकाया तो हमारे परिवार के साथ भी वही किया जाएगा जो कर्ज ना चुकाने पर बाकी परिवारों के साथ किया जाता था। सनी को ये बात कहने के बाद शर्मिला की सिसकियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सनी शर्मिला की बात सुनकर काफी हैरान था। सनी ने अटकती हुई आवाज में शर्मिला से पूछा, कर्ज न चुका पाने वाले किसानों के साथ क्या करते थे वे लोग? शर्मिला ने रोती हुई आंखें सनी की आंखों में डाली और कहा, जो किसान जमींदार से लिए हुए कर्ज की भरपाई नहीं कर पाते थे उन किसानों की बीवियों को जमींदार तब तक अपने पास रखता था तब तक उसका दिल न भर जाए। एक बार जमींदार का दिल भर जाता फिर वो उन औरतों को फेंक देता था। शर्मिला की ये बात सुनते ही सनी का सर शर्म से झुक गया। सनी ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा बेहुदा बात कभी नहीं सुनी थी, मगर जिस सनी के लिए ये बात सिर्फ एक बेहुदा हादसा था वही बात शर्मिला की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 2 दिन में इतने सारे पैसों का बंदोबस्त करना मेरे पिताजी के लिए काफी नामुमकिन था और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हम सबको बहुत डर था। जमींदार अपने कुछ लोगों के साथ आया और मेरी माँ को पूरे गांव के सामने उठाकर अपने साथ ले गया। मेरे पिताजी रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने जमींदार के आदमियों के पांव पकड़ लिए, मगर उन सभी लोगों ने मेरे पिताजी को इतना मारा कि पिताजी वही रास्ते पर बेहोश हो गए। पूरे गांव के सामने वो लोग मेरी माँ को बेइज्जत करके अपने साथ ले गए और फिर 2 हफ्ते बाद मेरी माँ के शरीर को वो हमारे घर के बाहर फेंक कर चले गए। मेरी माँ का शरीर पूरी तरह से बेजान पड़ चुका था।
तभी जमींदार ने हमारे घर आकर कहा, ये अभी तो सिर्फ फसल की वसूली है, सूद की वसूली करने के लिए वो फिर एक बार हमारे घर आएंगे। तब तक मेरी माँ की देखभाल करने के लिए वो हमें कुछ अनाज की बोरियां भी देकर गए और साथ ही मेरे पिताजी से कहने लगे, इतना याद रखना, अब ये तुम्हारी बीवी नहीं है, हमारी अमानत है, इसे खिला पिलाकर तंदुरुस्त रखना वरना ठीक नहीं होगा। और हाँ, इतनी बात यह ध्यान में रखना कि तुम्हारे कर्ज की अभी भी भरपाई नहीं हुई है। मेरे पिताजी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो कई घंटों तक घर की चौखट पर बैठे रहे। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे वो अपने आप को इतना कमजोर मानने लगे थे कि वो अपने आप को ही कोसने लगे थे। अपने परिवार की ऐसी हालत के लिए उन्हें अपनी कमजोरी पर नफरत होने लगी थी। कई दिनों तक ना तो उन्होंने खाना खाया और ना ही घर के अंदर कदम रखा। बस घर के चौखट पर बैठे वो घंटों अपनी बर्बाद फसल को देखते रहे। उन दिनों मैं 15 साल की थी। अपनी माँ की और अपने भाई की देखभाल तो अच्छी तरह से कर सकती थी, मगर अपने पिताजी की ऐसी हालत देखना मेरे लिए भी नामुमकिन होता जा रहा था। मैंने पिताजी को कई बार समझाने की कोशिश की कि वो घर के अंदर आ जाएं, कुछ खाना खा ले, मगर पिताजी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे पिताजी मेरे आंखों के सामने जिंदा लाश बन गए थे और एक दिन जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे पिताजी की लाश मेरे घर के सामने बरगद के पेड़ से टंगी हुई मिली थी। मेरे पिताजी अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। उनसे अपने परिवार का दुख देखा नहीं जा रहा था और न ही वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ कर पा रहे थे। अपनी कमजोरी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरा भाई बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। मेरे पिताजी की चिता को आग देने के लिए मेरे भाई के शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि मेरे पिताजी की लाश को नदी में बहा दिया जाए। पिताजी के जाने के बाद मैं और माँ बिल्कुल बेसहारा हो गए। हमें पता भी नहीं था कि इस दुनिया में बिना किसी बड़े के साए के कैसे रहा जाता था। ऐसी मुश्किल घड़ी में पिताजी के भाइयों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था। ऐसे में मेरी माँ के पास और कोई चारा नहीं था। मेरी माँ ने मजबूरी में अपना पुराना काम फिर से करने का फैसला किया। मेरी माँ फिर से जमींदार के यहाँ पर खाना पकाने के लिए जाने लगी, जिसके बदले में जमींदार माँ को कुछ अनाज की बोरियां दे देता था, जिससे माँ मेरा और मेरे भाई का पेट भरती थी। जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा अपराध किया था, उन्हीं लोगों की सेवा करते हुए मेरी माँ की आंखों से दिन रात आंसू नहीं रुकते थे। मेरी माँ चुपचाप ये सारी जिल्लत बर्दाश्त करती रही ताकि वो मुझे जिंदा रख सके, मेरे भाई को जिंदा रख सके। शर्मिला की कहानी सुनते सुनते सनी की आंखों से आंसू बारिश की बूंदों की तरह छलकने लगे थे। सनी के लिए अब ये समझना मुश्किल हो गया था कि इंसान और हैवान के बीच कैसे फर्क किया जा सकता था। जब इंसान खुद हैवान का रूप धारण कर ले। सनी ने जब शर्मिला की ओर देखा तो सनी को महसूस हुआ कि शर्मिला की आंखें अब पहले से काफी ज्यादा बदली हुई नजर आ रही थी। शर्मिला की आंखों में दुख से ज्यादा जुनून दिखाई दे रहा था। शर्मिला को अपनी कहानी बताते हुए दुख से ज्यादा इस बात को लेकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि ऊपर वाले ने उसे और उसके परिवार को इतना कमजोर क्यों बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला को धीरे धीरे ताकतवर लोगों से नफरत होने लगी थी। अपनी कहानी का आखिरी पड़ाव बताते हुए शर्मिला ने सनी से कहा, एक दिन मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अगर माँ जमींदार के घर पर ठीक से खाना नहीं पकाती थी या उससे कोई छोटी सी गलती भी हो जाती थी तो जमींदार उस दिन उसे अनाज की बोरी नहीं देता था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। भाई का भूख से बेहाल चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। माँ ने मुझसे कहा कि वो जमींदार के घर काम करने जाएगी। मैंने माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर माँ ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भाई का भूख के मारे जिस्म कमजोर पड़ जाएगा और उसकी ऐसी ही नाजुक हालत में माँ ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। मगर मैं जानती थी कि माँ की तबीयत भी बहुत नाजुक थी, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि भाई को पड़ोस वाली चाची की निगरानी में छोड़कर हम दोनों माँ बेटी जमींदार के घर चलकर उनका सारा काम निपटाएंगी और बदले में कुछ अनाज लेकर वापस आ जाएंगी। जमींदार के घर पैर रखते ही मुझे काफी अजीब महसूस होने लगा। मैं उसी इंसान के घर पर थी जिसने मेरी माँ को बर्बाद किया था। उसकी वजह से मेरी बात की जान गई थी, मगर अपने भाई को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए मैं उसी हैवान के घर नौकरी करने के लिए मजबूर थी।
मैं और मेरी माँ चुपचाप जमींदार की हवेली के बाहर बने एक बड़े से रसोई घर में काम कर रहे थे। तभी अचानक जमींदार और उसका भाई नशे की हालत में धुत हवेली के बाहर आए। नशे की हालत में धुत जमींदार और उसका भाई बड़ी गंदी नजर से मुझे देखने लगे।